शाम 4 बजे एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे। तो 4 बजे योगी का शपथ समारोह है। योगी के साथ कई मंत्री भी लेंगे शपथ। मंत्री बनने वाले विधायकों को पहुंचने के लिए फोन जो है वो पहुंच चुका है विधायकों के पास, और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य को पहुंचा फोन कॉल। ए.के. शर्मा, असीम अरुण, संजय निषाद सीएम आवास पहुंचे हैं। आपको बता दें जिन जिन लोगों को कॉल पहुंची है और जो जो लोग ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे, वो लोग अब सीएम आवास पर अभी पहुंच रहे हैं। तो सीएम आवास पहुंचे बलदेव सिंह औलख, सुनील बंसल भी सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। तो आपको बता दें कि 4 बजे जो है शपथ ग्रहण करेंगे योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ माना जा रहा है कि 48 से 50 जो है मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। और इन सबके बीच कई ऐसे बड़े चेहरे, कई बड़े नाम, और जिन नामों पर मुहर लगी हुई है हालांकि अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि वो लोग जो हैं वो अभी सीएम आवास पे पहुंच रहे हैं, और अब देखना यह है कि सीएम आवास पर पहुंचने के बाद किस तरह की चर्चा वहां होती है, क्या कुछ मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें बनेंगी। फिलहाल जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। बलदेव सिंह औलख, सुनील बंसल भी हैं, ए.के. शर्मा भी हैं। और आज शाम 4 बजे योगी का शपथ समारोह है, जहां पर ये तमाम दिग्गज रहेंगे। योगी के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। प्रदीप, जिस तरह से सीएम आवास पर ये तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, क्या मायने इसके हैं और क्या अपडेट अभी है? बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर जो बेबी रानी मौर्य और भी जो बड़े नाम जो है पहुंचे हैं, ये हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल बनने की आहट है। ये निश्चित रूप से इतने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, और यही कारण है कि ये सभी लोग इस तरह मिलने गए हैं, आशीर्वाद लेने गए हैं। इसके बाद वो सीधे इकाना स्टेडियम के लिए निकलेंगे। इसके साथ ही प्रदीप देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, माना यह जा रहा है कि 50 मंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ ग्रहण करेंगे, जिनमें 7 से 8 महिलाओं को भी जगह इस बार योगी मंत्रिमंडल में दी जाएगी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने पूरे चुनाव में महिलाओं के मुद्दे पे घेरा था कि इतने 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं पिछली बार विधायक थी, लेकिन मंत्री के नाम पे 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया था। उसी तरह से इस बार उस पैटर्न को चेंज करते हुए भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 महिलाओं को मंत्री पद का, राज्य मंत्री का जो है शपथ ग्रहण करवा सकती है, मंत्री पद का जो है जिम्मेदारी दे सकती है। तो प्रदीप, जिस तरह से लगातार यहां पर मंत्री बनने वाले जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला सीएम आवास पर जारी है, इन सबके बीच सबसे बड़ा नाम और कयासों के बाजार में ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, केशव प्रसाद मौर्य, जो कि अगर हम जिक्र करें सिराथू सीट से वो हार चुके हैं, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि एक बार फिर से उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल, इसकी अगर बात करें तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जो उनके विभाग थे, पीडब्ल्यूडी विभाग जो उनको दिया गया था, हो सकता है ये उस विभाग को इस बार उनसे अलग कर दिया जाए, उनको कोई और दूसरा विभाग दिया जाए, लेकिन उनका उप मुख्यमंत्री बनना करीब तय माना जा रहा है। प्रदीप, इन सबके बीच अभी क्या अपडेट है, क्योंकि देखिए लखनऊ में, पूरे लखनऊ में हलचल का माहौल है। अभी वहां पर तस्वीरें किस तरह की देखने को मिल रही है, जो कि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और लोगों के जो आने का सिलसिला है वो कब से शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए 12:30 बज चुका है और करीब 1 से 2 बजे के बीच में माना जा रहा था कि इकाना स्टेडियम की जो एंट्री गेट है उनको खोल दिया जाएगा। बिल्कुल दृष्टि, अगर बात करें तो लखनऊ की सड़कें इस तरह पूरी तरह जाम है। एक साथ सभी लोग महाराज जी के महातिलक को साक्षी बनने के लिए निकल पड़े हैं। बहुत जल्दी जो है इकाना स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भर जाएगा, जहां पर लोग अपने महाराज जी को उनके तिलक, उनके जो शपथ ग्रहण समारोह में है उसमें वो सम्मिलित होने के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, और चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो है अमनप्रीत कौर जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। अमनप्रीत जी, देखिए जिस तरह से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी राज शुरू होने जा रहा, आज शाम 4 बजे एक ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिलेगी जिसका इंतजार अब हर किसी को है, और क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। देखिए दीप्ति, ये 2 तिहाई सीटों से भाजपा आगे आई है और भाजपा की ये शानदार जीत कही जाएगी। भले ही उसपे जो 57 मंत्री थे उनमें से 11 जो हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, हार गए, फिर भी
46 जो मंत्री थे पिछले जोगी वन के, वो जीत के आगे आए हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको ही अपने मंत्रिमंडल में इस बार भी जगह दी जाएगी, क्योंकि जो लोग हैं उनका ये कहना था कि वो जो जोगी वन शासन रहा है उससे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। पर कहीं न कहीं क्योंकि टेक्नोक्रेट्स को बहुत जगह दी जाती है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ नए चेहरे जैसे राजेश्वर सिंह आए हैं, ईडी की बहुत बड़ी पोस्ट छोड़ के आए हैं, उनको भी हो सकता है मंत्रिमंडल में जगह मिले और बेबी रानी मौर्य जो आई हैं, वो उत्तराखंड में राज्यपाल थी, वहाँ से रिज़ाइन करके आई हैं, तो कहीं न कहीं इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के अगर वो उनको बुलाया गया है, तो निर्संदेह उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो वैसे तो अपनी सिराथू वाली सीट को बचा नहीं पाए, हार गए हैं, पर फिर भी क्योंकि उत्तराखंड में भी जो मुख्यमंत्री थे अपनी सीट नहीं बचा पाए, पर फिर भी उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, तो हो सकता है कि उनको भी डिप्टी सीएम द्वारा बना दिया जाए, क्योंकि अगर भाजपा देखे तो वो महिलाओं की वोटों से इस बार जीती है, दलित और जाटव जो है उनकी वोटों से आगे आई है और जो बेबी रानी मौर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो क्योंकि जाटव भी है, दलित भी है, महिला भी है, तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो कहीं न कहीं लगता है कि उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और हो सकता है कि पिछली बार जैसे 2 डिप्टी सीएम थे जोगी वन में, तो इस बार 3 भी हो सकते हैं। तो जातीय समीकरण को साधते हुए और महिला फैक्टर को देखते हुए और जो भी पहले जैसे ऐसे लगता था कि भाजपा जो है वो जो दुकान वाले हैं, वो जो बिज़नेसमैन हैं, उनकी पार्टी है, तो इस बार ऐसा लगा है कि वो दलितों और पछड़े लोगों की भी पार्टी है, तो ऐसे ही उन लोगों को भी साधने की कोशिश करी है। जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके जो लीडर्स जीत के आगे आए हैं, निस्संदेह उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि देखिए, क्योंकि जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से विपक्ष ने 2-4 ऐसे मुद्दे थे जिन्हें भुनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। अगर हम जिक्र करें बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और आवारा पशुओं का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो लगातार हावी होते हुए दिखाई दिए। तो क्या लगता है कि इस बार जब एक बार फिर से योगी राज शुरू होगा उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, जो मुद्दे थे वो गलत नहीं थे, जो ऑपोजिशन वाले मुद्दे उठा रहे थे, बेरोज़गारी का मुद्दा, पशु जो हैं, आवारा पशु, उनसे लोग बड़े परेशान हैं। वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो विफल हुई थी कोविड 1 और कोविड 2 के दौरान और वहाँ पे शिक्षा संस्थानों की बहुत बुरी हालत है। पर इन चीज़ों को लोगों ने शायद दरकिनार करा और लोगों को जो फ्री राशन बाँटा गया, जो फ्री उनको पीएम आवास योजना के अधीन घर बना के दिए गए, जो उनको शौचालय की सहूलतें दी गई और जो उनको सिलेंडर दिए गए, गैस सिलेंडर फ्री में प्रोवाइड करवाए गए, इन चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखा है और कहीं न कहीं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे, ये चीज़ भी लोगों के घर में, लोगों के दिल में घर कर गई थी और इसलिए जो इन्होंने राम मंदिर बनवाया, वो इनको बहुत इनके जो वोट हैं, उसको लेके भी कुछ लोग आकर्षित हुए हैं कि हम लोग तो हिंदू हैं, तो हम लोगों को, जो लोग हमारे हिंदुइज़्म को प्रमोट करते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे आई हैं और इसमें एक और फैक्टर था, महिला फैक्टर। जैसे बहुत सारे महिला विधायक बने थे जोगी वन में, पर उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। वहाँ पे सिर्फ 2 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो ऐसा लगता है कि जो फैक्टर को लेके ऑपोजिशन भाजपा को घेरे रही थी, भाजपा उन चीज़ों पे काम करेगी, क्योंकि जो इनकी स्ट्रेटेजी रहती है, वो हमेशा ऐसी रहती है कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जो चीज़ों में ऑपोजिशन वाले उनको घेरते नज़र आते हैं, उन चीज़ों को कहीं न कहीं दबा लेते हैं। ये चाहे वो प्रचार के ज़रिए करें, चाहे प्रसार के ज़रिए करें, क्योंकि आपने भी देखा है, अगर प्रसार और प्रचार को लेके देखा जाए तो भाजपा का कोई सानी नहीं है, चाहे वो आईटी सेल हो, मनीष चाहे शुक्ला वो। जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेटवर्क 10 पर वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और सीधे आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? राह आसान नहीं होगा, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में राह आसान नहीं रहने वाली है, कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमेशा से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि किस तरह से तमाम विपक्षी दल हावी रहे हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए दीप्ति जी, इस बार जो है एक ऐतिहासिक जनादेश दिया गया है जो अभी तक नहीं मिला किसी भी सरकार को, देखा जाए कायदे से।
37 साल बाद जो है लगातार मुख्यमंत्री अगर रिपीट हो रहा है तो जनता ने योगी जी के काम पर मुहर लगाई है। आप ये देखिए पिछले जो 2-3 साल थे बड़े ही चुनौतीपूर्ण थे और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बाहर से मजदूरों का पलायन था, यहाँ पर लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही थी, घर से निकलना लोगों का बंद था, उस बीच में कोरोना मैनेजमेंट, लोगों को दवाएं पहुंचाना और जो बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार के लिए घर में ही साधन मुहैया कराना, मुफ्त राशन देना, सारी जो एक रणनीति बनाई गई, सामूहिक रूप से एक पैकेज बनाया गया, उसका आपने ये देखा कि इस चुनाव में जो जाति बंधन था वो टूट गया और एक नई जाति पैदा हो गई लाभार्थियों की। उन्होंने अपनी अपनी जाति को छोड़कर जो है भाजपा के कार्यों पर आकर मुहर लगाई और इस तरह से 2/3 बहुमत से ज्यादा एक दे दिया पार्टी को। तो यहाँ पर योगी जी जब 2017 में आए थे, एक नए चेहरे थे, उनके सामने तब ये प्रशासनिक अनुभव भी नहीं था। उन्होंने किसी सरकार में लगातार 5 बार सांसद रहे थे, लेकिन किसी सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। इस बार वो जो है पिछले 5 साल में एक उत्तर प्रदेश जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में सरकार चला कर आए हैं। उन्होंने लीडरशिप दी है, डिलीवर किया है और यहाँ पर उनका जो कैबिनेट है वो जीत कर आया है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे इस बार जो कैबिनेट होगा उसमें वही चेहरे जो होंगे जिन्होंने पुराने अच्छा काम किया। कम से कम 20 चेहरे जो हैं वो रिपीट होने जा रहे हैं। 50 चेहरों का मंत्रिमंडल होगा, उसमें 20 चेहरे अगर पुराने आप आ रहे हैं तो आप लगभग 50% का आपको जो है कैबिनेट को आपने पास कर दिया है और जो नहीं डिलीवर करने वाले हैं वो 25 से लेकर 30 तक हटाए भी जाएंगे। इस बार आपको प्रोफेशनल चेहरे देखने को आएंगे, जैसे असीम अरुण जैसे चेहरे हैं जिन्होंने डिलीवर किया है, प्रशासनिक अनुभव है, जिनके पास में जो कमिश्नर रहे हैं कानपुर जैसे चुनौतीपूर्ण शहर को उन्होंने देखा हुआ है। तो वो उस जैसे चेहरे आएंगे, कई डॉक्टर्स भी नजर आएंगे, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी नजर आएंगे। इसमें महिलाओं की भागीदारी है वो पहले से ज्यादा होगी और जातियों का जो एक समूह है, जो आपने देखा होगा सैनी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में कुर्मी वोट जो है, पटेल हैं, ये सारे आशीष पटेल जो हैं, जो अपना दल के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं, उनको कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा। निषाद समाज के संजय निषाद हैं, इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जो एक चुनाव जब हारे हैं, हालांकि उनका कद बहुत बड़ा है, वो पिछले वर्ग से आते हैं और भाजपा का पिछला चेहरा रहे, लगातार 5 साल तक वो सरकार का चेहरा रहे, तो सरकार ने उस चेहरे को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और वो भी सीएम आवास अभी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी है। तो निश्चित रूप से जो चेहरा जो काम करने वाले रहे हैं उनको इस बार दोबारा भी रिपीट किया जाएगा। अब उसमें आपको देखना होगा, जैसे ये हैं AK शर्मा है, जिन्होंने मोदी सरकार में जब गुजरात में थी मोदी सरकार के साथ लगातार जुड़े रहे, फिर केंद्र सरकार में भी जुड़े रहे वो, तो उनको भी यहाँ पर कैबिनेट के लिए बुलाया गया है, वो भी सीएम आवास में मौजूद है। उनको खुद योगी आदित्यनाथ जी ने बधाई दी है। मंत्रिमंडल पूरा 2024 की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर अमनप्रीत कौर जी, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे नए चेहरे भी शामिल किए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो अभी राजनीति में हालांकि बहुत ज्यादा उनका अनुभव नहीं है, कई नए चेहरे ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उन्हें जगह दी जा रही है। लगातार जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी राज शुरू होने जा रहा है। महाराज का आज महातिलक होना है शाम 4 बजे और ऐसे में लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, अमनप्रीत कौर जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि हम जिक्र तो कर रहे हैं नए चेहरों का, उन नए चेहरों में अगर हम जिक्र करें जितिन प्रसाद का और भी कई सारे नए चेहरे, AK शर्मा, तो ऐसे में ये तमाम जो नए चेहरे हैं इनको लेकर किस तरह के समीकरण बैठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? 2024 की हम बात करें तो एक कहावत है दीप्सी कि जो दिल्ली की सत्ता का रास्ता है वो लखनऊ से होके आता है। शायद यही वजह रही है कि भाजपा वालों ने पूरा दमखम लगाया कि वो यूपी में चुनाव जीत जाए। हालांकि वहां पे बहुत सारी एंटी इनकन्वेंसी थी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे थे, उनको लेके ऑपोजिशन उनको घेर भी रहा था, पर बावजूद सारी बातों के उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और जैसे भी उन्होंने लोगों को प्रभावित किया, उनको चाहे वो मुफ्त अनाज दिया, चाहे वो बाकी फैसिलिटीज दी, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को भी जगह दी है अपनी पार्टी में और बहुत सारे लोगों को जातीय समीकरण को देखते हुए, जैसे निषाद पार्टी के नेता हैं, चाहे वो अपना दल के नेता हैं, उनको लिया है, क्योंकि यूपी में जातीय समीकरण इलेक्शन में बहुत मायना रखती है। तो ये जो अब आज जो मंत्रिमंडल का प्रसार होगा उसको इस मद्देनजर रखते हुए ध्यान में देखा जाएगा कि जो योगी 2 का जो शासनकाल आएगा उसमें उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं।
उनमें उनको जो यूपी को आगे ले जाने की बात कही जा सकती है, तो उसमें उनको बहुत सारे युवा चेहरे चाहिए होंगे जिनके पास बहुत अच्छे-अच्छे प्लान हो यूपी में बढ़ोतरी करने के लिए। क्योंकि अगर वो अच्छे से प्लान करेंगे, अच्छे से अपना जैसे उनका जोगीबन उनको लगता है कि शासनकाल अच्छा रहा है, ऐसे ही जोगी 2 में जैसे आपने देखा है कि अखिलेश यादव भी है, उन्होंने भी सांसदीय अपनी जो सीट थी वो छोड़ दी है, क्योंकि वो ऑपोज़िशन में बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो विधानसभा में बैठना चाहते हैं। तो जोगी सरकार जो है वो इस बात को एक मद्देनज़र इसको रखेगी कि उनकी ऑपोज़िशन में हमेशा ही उनका हर चीज़ में विरोध करने के लिए विधानसभा में अखिलेश यादव बैठेंगे और इस बार उनकी सीटें भी ज़्यादा हैं, तो ऑपोज़िशन थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग भी है पहले से। तो बिल्कुल। ये कारण रहेगा कि वो कुछ भी करना हो तो उनको अच्छे प्लानिंग और प्लॉटिंग वाले लोग चाहिए। शायद इसीलिए उन्होंने ईटी शर्मा को लिया है, राजेश्वर सिंह को लिया है। वो कुछ नए चेहरे आगे लेके आना चाहते हैं जो यूपी की राजनीति को, यूपी के लोगों को, यूपी के हर चीज़ में यूपी को आगे ले आने के लिए अच्छे से प्लान कर सकें। योगी सरकार उनको निस्संदेह अपने मंत्रिमंडल में जगह देगी और इसी चीज़ को लेते उन्होंने बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स को भी लिया है, तो वो इन चीज़ों को लेके सोचेगी कि उनकी जो कमियाँ हैं, उनको वो दूर करे और अपना जो शासनकाल है, वो बेस्ट दिखाए ताकि 2024 में जो सेंटर सरकार आने का उनका रास्ता है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऑपोज़िशन वाले देखिए उनके ऊपर मनीष जी, उँगलियाँ यहाँ उठा पर सकें। अगर हम जिक्र करें अपर्णा यादव का, तो फिर उनको लेकर भी लगातार, उनके नाम को लेकर भी कई सारी चर्चाएं थी कि उनको भी एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि आज जब विधायकों के पहुंचने, सीएम आवास पर पहुंचने का जो सिलसिला है, अभी तक वो दिखाई नहीं दी हैं और उनका नाम अभी तक जो है आगे देखा नहीं जा पा रहा है, तो क्या माना जाए? भाजपा की जो रणनीति कार्य है वो बिल्कुल जो उनका आज के मंत्रिमंडल को लेके उन्होंने कोई भी न्यूज़ जो है लीक नहीं करी है। सारे जो मीडिया चैनल है वो ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें मसाला मिल जाए, न्यूज़ मिल जाए कि जैसे अपर्णा जाधव की ही बात है, तो वो कहीं पे दिखाई भी नहीं दी है। पर अगर यादव परिवार से उनको लेके आया गया है तो कुछ ना कुछ तो उनको ज़रूर एक तमगे के तौर पे उनको सीट ज़रूर दी जाएगी, क्योंकि वो उनको लुभाने के लिए, उनके परिवार को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो ये दिखाएँगे कि आपके परिवार ने तो आपको आगे नहीं लेके आए, बट हम लेके आए हैं। तो ज़रूर उनके बारे में भी मुझे ठीक लगता है है कुछ मनीष जी, सोचा होगा। आपको क्या लगता है कि अभी तक तो अपर्णा यादव का नाम जो है वो आगे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और जिस दौरान मुलाकात योगी आदित्यनाथ और अपर्णा यादव की हुई थी, उस दौरान माना जा रहा था कि एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी उनको, लेकिन अभी जब लगातार नामों का जिक्र हो रहा है, कई चेहरे सामने आ रहे हैं, सीएम आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो अपर्णा यादव का नाम आगे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और संगठन के आधार पर यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। तो आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में ही अपर्णा यादव को अगर टिकट नहीं दिया गया, इससे साफ संदेश था कि उन्हें फिलहाल जो है या तो संगठन से जोड़ा जाएगा या आगे आने वाली राजनीति के लिए उनके लिए एक माहौल तैयार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस सरकार में, इस प्रदेश सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं होने जा रही है। आप देखिएगा 2024 का जो चुनाव है, हो सकता है उनको सांसद के लिए कहीं से लड़ाया जाए और उनको बड़ा एक ओहदा दिया जाए, संगठन में महिला मोर्चा है या इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका उनको निश्चित रूप से दी जाएगी, उनका उपयोग किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकार में उनके लिए जगह नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए, इस बार जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें 7 से 8 महिलाएं मानी जा रही हैं कि उनको जगह मिलेगी। इसको लेकर किस तरह के समीकरण इस बार बनाए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, महिलाओं को तरजीह बढ़ चढ़कर दिया जा रहा है। गांधी ने एक मुहिम चलाई, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, जिस तरह से उन्होंने 40% सीटें दी, महिलाओं को दी और एक संदेश दिया। उसके बाद में भाजपा ने भी अपना एक प्रयागराज में बहुत बड़ा महिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी महिला जो पदाधिकारी थी, जो नेतृत्व करता थी, उनको शामिल किया और इस बार टिकटों में भी बढ़ोतरी की। तो निश्चित रूप से इस बार जो कैबिनेट होगी उसमें महिलाओं की संख्या भी आगे होगी, बढ़कर होगी। और निश्चित रूप से जो जैसे सरिता भदौरिया हो गई इटावा से, लगातार वो जीतती आई हैं, वो मुलायम सिंह के गढ़ में जीतती आई हैं, भाजपा का परचम लहराती आई हैं, तो इस बार उनको जो है कैबिनेट में निश्चित रूप से जगह मिलेगी। इसी तरह की और महिलाएं हैं जो संगठन में लगातार काम करती रही हैं, पार्टी को जिताती आई हैं। नीलिमा कटियार है कानपुर से, और भी बेबी रानी मौर्य है जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी, बड़ी भूमिका उनको मिलेगी। निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट, कोई भी कैबिनेट में ही वो मंत्री बनने
बनने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष तो फिलहाल उम्मीद नहीं के बराबर है उनकी, लेकिन उनको एक बड़ा पद दिया जा रहा है। तो कम से कम 6 से 7 महिलाएं होंगी, जो पिछली बार जिस तरह से भाजपा ने महिलाओं को एक इस तरह का दर्जा नहीं दिया था, उनको इस तरह का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में नहीं मिला था, तो वो कमी इस बार भरपाई की जाएगी और पूरी तरह से 2024 की चुनौतियों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का एक गठन किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ग का प्रतिनिधि होगा, महिलाएं भी होंगी उसमें, बलदेव औलख हैं जैसे सिख समाज के भी प्रतिनिधि होंगे, अल्पसंख्यक होंगे और पिछड़े होंगे, दलित होंगे, जाटों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। मायावती का जिस तरह से वोट बैंक जो है वो भाजपा में शिफ्ट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी कि मायावती का जो वोट बैंक है, बताया जाता है कि वो कहीं नहीं, जाटों वोट जो है वो मायावती से छिटक कर नहीं जाता है। तो इस बार वो बीजेपी के खेमे में आया है। इसका मतलब कि बेबी रानी मौर्य जो है वो जाटव समाज से आती है, बीजेपी की बड़ी नेता है, तो उनको बड़ी भूमिका भी मिलेगी। तो महिलाओं का इस बार जो आप देखेंगे कैबिनेट, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि शुरुआती दौर से ही हमने देखा कि किस तरह से इस बार के चुनाव में महिलाओं की भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। अमनप्रीत जी, जिस तरह से हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, लेकिन इन सबसे इतर अगर हम देखें तो इस बार जो है योगी कैबिनेट में ये माना जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री, जो कि पिछली बार 2017 में 2 उप मुख्यमंत्री थे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर किस तरह के समीकरण बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को लेके, और बेबी रानी मौर्य को जरूर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें उनको एक नाम स्पेशली शर्मा भी काफी ज्यादा चर्चा में है। जी, एके शर्मा का भी नाम आ रहा है, उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको भी अगर लेके आए हैं तो मंत्रिमंडल में जगह जरूर दी जाएगी, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं जोगी जो है वो चूकना नहीं चाहते। जो भी लोग यूपी को आगे ले जाने में उनकी मदद कर रहे हैं, जिनके साथ जातीय समीकरण को देखते हुए जिनके साथ बहुत सारी वोट है, बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो अपना दल है, चाहे वो निषाद पार्टी है, तो इन चीजों को लेकर संजय सिंह को भी लेके आगे आ सकते हैं मंत्रिमंडल में। तो वोट समीकरण को साधते हुए, जातीय समीकरण को साधते हुए, ब्यूरोक्रेट्स को देखते हुए, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखेंगे, क्योंकि उनको अपना जो मंत्रिमंडल है वो स्टेबल बनाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग हैं, देखिए मंत्रिमंडल में अगर महिलाओं को एंट्री वो हो भी जाती है, 2 से ज्यादा वो उनके मंत्रिमंडल में महिलाएं शामिल भी हो जाती हैं, तो जो फाइनल डिसीजन रहता है, आपने भी देखा होगा पहले भी, चाहे मंत्रिमंडल में कितने भी मंत्री थे, उनको जो फाइनल डिसीजन रहता था वो जोगी जी का ही रहता था। तो इसलिए उनको दाखिल करने के लिए, जो वोट समीकरण है उनको साधने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए जरूर वो लोगों को आगे लेके आएंगे जो उनके लीडर हैं, बट जो उनका कर्ता धर्ता होता है वो जोगी जी खुद ही रहते हैं। वहां पे जो पहला जोगी काल था, जो उसमें भी जो मंत्रिमंडल था उसकी इतनी अहमियत नहीं थी, मैं तो यही कहूंगी साफ वर्डों में। तो इसमें यही है कि लोग कहते तो हैं कि कहने को वो मंत्री होती हैं, बट वो कैमरा के पीछे ये भी कहते हैं कि उनकी इतनी सुनवाई नहीं होती है, उनकी बातें इतनी सुनी नहीं जाती हैं, मानी नहीं जाती हैं। पर इस बार चुनौतियां ज्यादा हैं। मंत्रिमंडल में अगर विस्तार वो अच्छे से नहीं करेंगे, जो डिपार्टमेंट हैं अच्छे से प्लॉट नहीं करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं आगे अपने आने वाले जो 5 साल हैं उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए शायद 15 दिन इन्होंने ले लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करने में, नहीं तो 10 तारीख के बाद बहुत दिन यही सोचने में लग गए कि किसको डिप्टी सीएम बनाया जाए, किसको मंत्रिमंडल में लिया जाए, किसको ना लिया जाए। अभी तक तो लगातार कयास ही लगाए जा रहे हैं, हालांकि शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कितने उप मुख्यमंत्री होंगे और कितने विधायकों को यहां पर मंत्री बनाया जा रहा है और मंत्रिमंडल में कुल कितने लोग शामिल किए जा रहे हैं। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए मनीष शुक्ला जी और अमनप्रीत कौर जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अब देखना ये है, शाम 4 बजे का इंतजार है कि कितने चेहरे जो हैं वो एक बार फिर से योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा